को रोजगार देने वाली कच्चे बम की फैक्ट्रियां फल फूल रही है। ये है टीएमसी का महाजंगल राज। খেলা যখন আজকে ওরা শুরু করেছে মিতালির উপর আক্রমণ করে, ফিনিশিংটা আমি করব, শেষটা আমি করব 4 তারিখ, কথা দিয়ে যাই। 4 मई को जब परिणाम आएगा, टीएमसी के गुंडे कहीं न कहीं आपकी सड़कों पर पंचर बनाते हुए दिखाई देंगे और इसीलिए मैं आज आया हूं आपको कहने के लिए। जो लोग सोच रहा है ऐसे बंगाल को पोर्टफोली कैप्चर करेंगे, वो लोगों को एक कहना है, काल तुम लोगों ने हाथ चुका। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ में हूं वंदना स्रोही। बेधड़क में आज बात करेंगे पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा की। जी हां, बंगाल में आज दूसरे चरण का चुनावी शोर थम गया, लेकिन इससे पहले सूबे के कई हिस्सों से हिंसा, हंगामा और बवाल की तस्वीरें सामने आई। आराम बाग से जहां टीएमसी सांसद मिताली बाग की कार पर लाठी, डंडों और ईंट पत्थरों से हमला हुआ। मिताली ने आरोप लगाया कि बीजेपी समर्थकों ने उन पर यह जानलेवा हमला किया, उन्हें मारने की साजिश रची गई। इधर कल रात जगदल में थाने के सामने ही बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई, जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। बीजेपी उम्मीदवार ने आरोप लगाया कि टीएमसी समर्थकों ने पत्थर फेंके, बमबाजी की, जबकि टीएमसी उम्मीदवार ने बीजेपी समर्थकों पर ही पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ के आरोप लगाए। इससे पहले पश्चिम बंगाल के भानगढ़ में एक घर से देसी बम मिलने से हड़कंप मचा। सवाल ये उठता है कि बंगाल में चुनाव आते ही हिंसा क्यों होती है? चुनाव में हिंसा क्या सोची समझी साजिश है, और इस साजिश के पीछे कौन है? आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाएंगे खास रिपोर्ट। घड़ी में शाम के 5 बजते ही बंगाल का चुनावी शोर थम गया। दूसरे चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो गया, लेकिन इससे पहले चुनावी जोर के बीच हिंसा के शोर ने बंगाल को हलकान कर दिया। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले बंगाल से हिंसा, हंगामा और बवाल की कई तस्वीरें सामने आई। पहली तस्वीर आराम बाग के पास की है, जहां टीएमसी सांसद मिताली बाग की कार पर हमला हुआ। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी समर्थकों ने गोघाट में उनकी गाड़ी पर ईंट, पत्थर और लाठियों से हमला किया। हमला उस वक्त हुआ जब मिताली गोघाट से आराम बाग में अभिषेक बनर्जी के रोड शो में शामिल होने जा रही थी। हमले में कार के शीशे टूट गए। सांसद और उनके ड्राइवर को भी चोट आई है। गणेश कुमार, তোমাকে জবাব দিতে হবে। গণেশ কুমার, তুমি কে চোখে তুমি দেখতে পাচ্ছ না? গণেশ কুমার, গণেশ কুমার, তুমি দেখতে পাচ্ছ গোটা শরীরে আমার গায়ে কাঁচ বিদ্ধ হয়েছে? তুমি কি দেখতে পাচ্ছ? গণেশ কুমার, নির্বাচন কমিশন, তুমি কি দেখতে পাচ্ছ? মহিলাদের উপর নির্যাতন, নির্বাচন কমিশন, তুমি কি দেখতে পাচ্ছ একটা মহিলাকে কিভাবে নির্যাতন? टीएमसी सांसद मिताली बाग को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बीच टीएमसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, अमित शाह ने हमारे नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं को धमकी दी है कि जो भी उनके घर से बाहर निकलेगा उसे उल्टा लटका दिया जाएगा। आज उस धमकी पर कार्रवाई हुई। हमारी सांसद मिताली बाग पर बीजेपी के गुंडों ने कायरतापूर्ण हमला किया। उनकी कार में तोड़फोड़ की गई, कांच के टुकड़े उनके शरीर में घुस गए। जब हार सामने खड़ी हो तो बीजेपी इस हद तक जाने को तैयार रहती है। मिताली बाग पर हुए हमले को लेकर टीएमसी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। हालांकि बीजेपी ने इन सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया, लेकिन इससे पहले उत्तर 24 परगना के जगदल विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त झड़प हुई।
जगदल थाने के सामने बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता भिड़ गए। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर जमकर ईंट पत्थर बरसाए। बताया जा रहा है कि बीजेपी कैंडिडेट राजेश कुमार ममता बनर्जी के खिलाफ केस करने के लिए फाइल की कॉपी लेने जगदल पुलिस स्टेशन गए थे। इसी दौरान टीएमसी समर्थक भी वहां पहुंच गए और इसके बाद जो बवाल हुआ इसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। कोई हमारे कर्मी के ऊपर अटैक किया है तो हम लोग तो थाना में जनाएंगे। तो हम लोग थाना में आए। थाना में जब हम लोग अभियोग जनाने गए उसी समय अर्जुन सिंह अपने केंद्र बाहिनी को लेकर सीआईएसएफ सिक्योरिटी को लेकर अचानक हम लोगों के कर्मी के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें हमारे सौरभ सिंह पुलिस के सामने थाना के अंदर सीसीटीवी फुटेज है, मीडिया फुटेज है। मीडिया फुटेज भी आपको हम दे रहे हैं। हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जब हम लोग फोटो लगा रहे थे उनके स्वागत के लिए, तो उनके कुछ लड़के जाके वहाँ डिस्टर्ब कर रहे थे और उसके बाद फिर वो लोग ही जाकर फिर थाने में प्रतिवाद करने लगे। उसके बाद फिर हमारे पिताजी गए। उसके बाद जो भी क्या हुआ उनके बीच में हमको नहीं पता चला। फिर हम जब गए तो मामला सॉर्ट आउट हो गया था। फिर हम वापस जब आए गाड़ी से, हम गाड़ी लगा कर ही जब हम अपने घर के ऊपर गए तब तक देखें कि पहले पत्थर चला, पत्थर चलने के बाद फिर बम चला। बीजेपी और टीएमसी दोनों एक दूसरे पर हिंसा का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इन आरोपों के बीच पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बाकी आरोपियों की पहचान हो रही है, लेकिन सवाल ये है कि बंगाल में चुनाव के दौरान बार बार हिंसा क्यों? कौन उपद्रवियों को संरक्षण देता है? कौन हिंसा के लिए उकसाता भड़काता है? क्या चुनावी हिंसा सोची समझी साजिश है? सवाल इसलिए क्योंकि बंगाल में दूसरे दौर की वोटिंग से पहले दक्षिण 24 परगना के भानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बम बरामद होने के बाद सनसनी फैल गई। 29 अप्रैल को होने वाली दूसरे चरण की वोटिंग से पहले इतनी संख्या में बम मिलने से हड़कंप मच गया। जिसके घर से बम बरामद हुआ उसका नाम रफीकुल इस्लाम बताया जा रहा है। आरोप है कि वो टीएमसी से जुड़ा था। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने बम, बारूद और हिंसा पर ममता को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। जहां कभी मिलों, फैक्ट्रियां और कारखानों से मशीनों की आवाजें आती थी, वहां अब बमबाजी और गोलियों की गूंज रहती है। एक तरफ आपको रोजगार देने वाली मिलें बंद हो रही है और दूसरी तरफ गुंडों को रोजगार देने वाली कच्चे बम की फैक्ट्रियां फल फूल रही है। टीएमसी के सिंडिकेट की दुकानों का विस्तार हो रहा है। ये है टीएमसी का महाजंगल राज। बंगाल में हिंसा पर बढ़ी सियासी तपिश के बीच बम, बंदूक और बवाल पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह है कि बंगाल के हर चुनाव में हिंसा क्यों होती है? चुनाव के दौरान लाठी, डंडे, पत्थर, बम क्यों चलते हैं? कौन हिंसा की साजिश रचता है? कौन बंगाल में बवाल कराता है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव से पहले हिंसा भड़की है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। राधिका भट्टाचार्य जी जुड़ रही हैं, प्रवक्ता है बीजेपी की, आपका स्वागत है। यश श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी स्वागत। कुछ ही देर में सुमित मेहरोत्रा जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, नेता टीएमसी। हिमांशु भट्ट जी आ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका बहुत स्वागत है। शुरुआत राधिका जी आप ही से कर लेते हैं। क्या बिना हिंसा के या बिना बवाल के पश्चिम बंगाल में चुनाव संभव नहीं है? यह हिंसा क्या प्रयोग है या संयोग है? बंगाल के साथ नाम जुड़ गया है। अगर चुनाव शांतिप्रिय होते जैसे बाकी के राज्यों में होते हैं तो ना हमें सेंट्रल फोर्सेस की जरूरत होती और ना हमें लोगों को अस्पताल ले जाने होते या मुर्दा घर। और ये देखिए, जो सबसे अहम बात ये है कि पुलिस स्टेशन के बाहर और पुलिस स्टेशन के अंदर तक हिंसा पहुंच जाती है और गई है। और पुलिस की जो उपस्थिति में ही झगड़ा बढ़ता गया। इसका मतलब ये है कि राज्य में कानून का डर पूरा समाप्त हो चुका है। और जब थाना ही सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिक का हम क्या कहें, क्या होगा?
और स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि टीएमसी समर्थकों ने हमला किया। इसमें दो बात नहीं है, दो राय नहीं है। बीजेपी नेता के घर पर हमला और फिर देखते हैं कि गोली चलाने की बात भी सामने आई है। ताज्जुब है ना, ये अचानक भड़की हिंसा नहीं है, ये एक राजनीतिक हिंसा का पैटर्न है। और गिरफ्तारी की बात अगर कहे, और गिरफ्तारी और सत्या, पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तारी किया, एक टीएमसी के पार्षद के नाम भी गिरफ्तारी में आ गया। पर जब गिरफ्तारी में टीएमसी नेता आते हैं तब क्या होता है? तो जिम्मेदारी किसकी है? चुनाव। लेकिन ममता बनर्जी तो आरोप लगा रही हैं कि पुलिस इस वक्त बीजेपी के अधीन काम कर रही है, वो हमारी सुन ही नहीं रही। अरे पुलिस तो उन्हीं की है ना। स्टेट फोर्स रिपोर्ट्स टू द चीफ मिनिस्टर। तो ये तो हम आप ठीक है संजीव कौशिक जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका स्वागत है। दूसरा ठीक है राधिका जी, लौटेंगे आपके पास। हिमांशु जी, लेकिन ये जो घटनाएं हैं वो वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी आपने देखा होगा चीखते हुए पुकारते हुए मिताली बाग में जो हमला हुआ है टीएमसी नेता पर, वो किस तरीके से बता रही हैं कि यहाँ पर क्या चुनाव आयोग नहीं देख रहा है। ज्ञानेश कुमार का वो नाम ले लेकर कह रही है कि आपको देखना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है। पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है और क्या होता आया है पिछले 50-60 सालों में, वो बहुत स्पष्ट रूप से हमें समझने की जरूरत है वंदना जी। आप देखें, पिछले 60 सालों से कहीं नहीं बिहार, उत्तर प्रदेश को भी ये शर्मा देता है जब चुनाव की बात आती है। तो पश्चिम बंगाल के अंदर हिंसा के बगैर कभी चुनाव हुआ ही नहीं। जैसे एक जमाने में 2021 का ही चुनाव ले लीजिए, 7-8 तबकों में हुआ था, तब जाके वो पता चला था। जो न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स थे मेरे आपके जैसे, जिन्होंने जाके देखा वहां पर, तो पता चलता था एक ही गैंग फर्स्ट फेज में जाके पोलिंग बूथ को कब्जे करता था, वही गैंग दूसरे फेज में भी होता था, तीसरे फेज में फिर वो वहां चला जाता था। इसीलिए उनको 7-8 फेज लगते थे। पश्चिम बंगाल में ऐसा कहा जाता है कि वहां पर चुनाव हो और हिंसा ना हो जी। 2-4-5 लाशें न गिरे, माफ करना, मैं बहुत सीधी बात कर रहा हूं, तो लोगों को ताज्जुब होगा, मगर ये हकीकत है। और दूसरे फेज में जो विधानसभा की बैठकें हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, वो इसके लिए बहुत मशहूर है। वहां पर एक प्रकार का गुंडा राज पिछले 60 सालों से चल रहा था। एक जमाने में कम्युनिस्ट होते थे, वो क्या करते थे, फिर वो उन्होंने पार्टी बदल दी, टीएमसी पिछले 15 सालों में आई तो वहां चले गए। 2021 में भाजपा के कार्यकरों को पोस्ट पोल वायलेंस में जो मार पड़ी थी ना, चुनाव खत्म हो जाने के बाद जो मार पड़ी थी भाजपा के वोटर्स को, उनको याद करके लोग घबराते थे। वहां पर लोग कहते थे, भद्रों लोग जिसको हम कहते हैं ना, वो कहते हैं हमें मार पड़ेगी तो और क्या करेंगे हम। तो वहां पर एक पैटर्न है, प्री पोल वायलेंस, पोलिंग डे वायलेंस एंड पोस्ट पोल वायलेंस। मतलब आपने हिम्मत कर ली प्री पोल वायलेंस के बाद जाके वोट डालने की, तो पहले वो आपको धमकाएंगे, इंटिमिडेट करेंगे कि आप वोट देने नहीं जाओगे, और कोई जाएगा तो कहेंगे आपके पिताजी का वोट हमने डाल दिया, और वो पिताजी 100 साल पहले 100 साल की उम्र के होते हैं और जो ऊपर जा चुके होते हैं। तो ऐसा भी कहा जाता है वहां पर, तो काफी सीटों के ऊपर अगर आपको आपके मृत माता पिता को मिलना है तो आप पोलिंग के दिन वोटिंग बूथ में चले जाइए। ये हकीकत है जो मैं बता रहा हूं जी। एक पत्रकार के नाते मैंने ये सब देखा हुआ कि ये होता है। और आपको ये ताज्जुब होगा कि पहले फेज में 2021 के मुकाबले खाली 20% हिंसा हुई है, 20% भी नहीं हुई। मतलब सेंट्रल फोर्सेस जो लगाए गए थे पश्चिम बंगाल में सीआरपीएफ के, उन्होंने अपना काम किया है, हिंसा को नहीं होने दिया। अभी देखिए, लेकिन हैरानी की बात तो सर यही है ना कि जगदल थाने के बाहर, यानी जो पुलिस है, क्या वो अपना काम नहीं कर रही है? थाने के बाहर किस तरीके से हंगामा होता है, झड़प हो जाती है, और उसके बाद दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। ये क्या एक ट्रेंड बन चुका है यश श्रीवास्तव जी? वहां तो ये ट्रेंड है। ठीक है हिमांशु जी, ठीक है, पता चल रहा है बंदा जी, ठीक है, एक जगह से पता चल रहा है, एक पूरी जनसंख्या में जगह से 50 जगह। ठीक है हिमांशु जी, आपने अपनी बात रखी, दोबारा मैं आऊंगी सर आपके पास। यश श्रीवास्तव जी बोलिए।
जी, धन्यवाद वंदना जी। देखिए, एक पूरी जनसंख्या के बीच में कंफ्यूजन, केओस और एक लैक ऑफ ट्रस्ट एस्टैब्लिश करने की कोशिश लगातार की जा रही है। अब जैसे अभी भाजपा की जो महोदया बैठी, उन्होंने कह दिया कि भाई स्टेट पुलिस की जिम्मेदारी है, तो इनको पता नहीं, चुनाव लड़ रहे हैं, इनको यही याद नहीं है कि किसी भी चुनाव में स्टेट हो या सेंट्रल, पूरा पुलिस और प्रशासन का डिप्लॉयमेंट चुनाव आयोग के हाथ में रहता है। यानी कि इस समय हर घटना के लिए चुनाव आयोग की लापरवाही बराबर जिम्मेदार है। सबसे पहले उनसे सवाल किया जाएगा। दूसरी बात, अभी इतनी देर से हमने ये जो गप्पे सुनी जिसमें कोई फैक्ट नहीं है, यदि होता तो हम इस मुद्दे को सिर्फ चुनाव के लिए क्यों रिजर्व रखते? चुनाव के ही समय सब कुछ हो जाता है और सबको सारी घटनाएं याद आ जाती हैं। चुनाव के बाद ना तो कोई विधानसभा में चर्चा, ना संसद में चर्चा, ना पत्रकारों में चर्चा, ना विश्लेषकों में चर्चा, कुछ नहीं। ये स्पष्ट है कि एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है जिसमें दुर्भाग्य से इस समय बीजेपी और टीएमसी लगभग बराबर लिप्त हैं और उन सब के पीछे जो बेनामी संस्थाएं काम कर रही हैं वो अलग। बंगाल चुनाव की हिंसा में कांग्रेस के भी एक कार्यकर्ता की हत्या की गई है और हम जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की उम्मीद करते हैं, मांग करते हैं और उस पीड़ित परिवार के लिए तुरंत न्याय, उनकी सुरक्षा और उचित प्रावधानों की भी हम मांग करते हैं। इस समय बंगाल के लोगों को यह समझने की जरूरत है कि नरेंद्र मोदी जी के भाषण के लिए कन्वीनियंटली कच्चे बम मिल जाते हैं और उनको एक फ्रेज फेंकने को मिल जाता है जो कि कोई भी कंटेंट क्रिएटर, रील मेकर या 80 के जमाने के विलन या कॉमेडियन बोल देंगे। लेकिन यश श्रीवास्तव जी, आप खुद ही तो कह रहे हैं कि इस तरह का सहयोग, दुरुपयोग होता है, इस तरह के प्रयोग किए जाते हैं और टीएमसी बीजेपी दोनों इसके लिए आप आरोप लगा रहे हैं कि जिम्मेदार हैं। लेकिन अगर इस तरह की कोई कार्रवाई होती है और जहां पर ये चीजें पकड़ी जाती हैं, जो बरामदगी होती है बारूद की या फिर बम की, उसे आप कह रहे हैं कि वो तो एक फ्रेज के तौर पर इस्तेमाल होता है? वो मैं इसलिए कह रहा हूं वंदना जी, क्योंकि ये कच्चे बम की फैक्ट्री एक दिन में तो नहीं बन गई होगी। अचानक सेकंड फेज के ही दिन पूरा पकड़ लिया और ये बिल्कुल किसी साधारण सी जगह पर इस तरह की चीज पकड़ी गई, तो अभी तक इसके पहले की तैयारियों में क्या कर रहे थे? और अगर हर जगह, हर चुनाव के समय इस तरीके से कच्चे बम मिल जाते हैं और एक धर्म विशेष का आदमी आरोपी बन के खड़ा हो जाता है, तो बाकी के 5 साल कम से कम केंद्रीय इंटेलिजेंस क्या करता रहता है? ये सवाल बहुत बड़ा है। आप राज्यों को पूरी तरह उनकी जिम्मेदारी पर छोड़कर अगर भाग सकते हैं, पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती अगर चुनाव से इतर बात की जाए? श्रीवास्तव नहीं, बिल्कुल बनती है। मैं वही तो कह रहा हूं, अगर पूरी जिम्मेदारी आपको राज्य सरकारों पर ही डालनी है तो आपको मणिपुर की सरकार को ध्वस्त करने से पहले 1 साल नहीं रुकना चाहिए था। और अभी भी 3 साल हो गए, मणिपुर का हल नहीं निकाल सके ये। तो यहां पर अगर कोई भी किसी भी तरह की बातें करने बैठा हुआ है, उसको पहले मणिपुर और उत्तर प्रदेश, बिहार, सबके अपराधों पर जवाब देना होगा। बंगाल में इस समय यह सच है कि बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, लोगों को बराबरी से काम करने को नहीं मिल रहा, यह भी मुद्दा है और अपराध भी मुद्दा है। और इस सबका हल ये यहां बैठ के गप्पे हाँकने से नहीं होगा। लोगों को अपनी कोई नहीं हाँका है यश श्रीवास्तव जी। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। का इस्तेमाल करें, ठीक है, जिसकी भी आप बात करें, सब अपनी राय रख रहे हैं, अपने सुझाव दे रहे हैं। इनकी कैपेसिटी क्या है? वो कौन से पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं? जिसका संसद के और बंगाल के विधानसभा के अंदर कितने नुमाइंदे हैं? मैंने आपका नाम नहीं लिया, व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए। ठीक है, एक एक की बात करेंगे। ठीक है, संजीव कौशिक जी, भले ही यह संयोग हो या प्रयोग हो, कोई भी पार्टी कर रही हो, कोई भी आरोपी हो, उसकी पहचान तो होगी, कार्रवाई भी होगी, होनी भी चाहिए। लेकिन संजीव जी, चुनाव के दौरान हिंसा होना ये खतरनाक खेल है और ये पूरे प्रदेश के साथ साथ देश के लिए भी बदनामी की बात है। चुनाव आयोग की भी निष्पक्षता को लेकर वहां पर जिस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए उसको लेकर भी सवाल उठाता है। संजीव जी, देखिए वंदना, ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि बंगाल की राजनीति का इतिहास जो है वो रक्त रंजित रहा है। लगातार हर इलेक्शन में आप नजर उठा के देखेंगे तो ऐसा होता रहा है और जिस साल सत्ता परिवर्तन होती है उस साल तो कुछ ज्यादा ही होता है। मतलब ये कि ये सत्ता परिवर्तन का एक साधन संसाधन भी आप समझ सकते हैं इसको। हालांकि ये बेहद शर्मनाक है, लोकतंत्र के लिए खतरनाक भी है। सवाल यह है कि आज के वक्त में ये भी कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि पूरा प्रशासन तंत्र किसके हाथ में है। यदि ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन, मतलब कहने का मतलब तो यही है कि पहली बार इलेक्शन कमीशन फेयर चुनाव यहाँ पे करा रही है। भारत के इतिहास में हम यहीं पे बैठे हुए लोगों से जानना चाहेंगे कि जितना बंगाल में प्रशासनिक अधिकारियों की फेरबदल हुई है, क्या इससे पहले कभी हुई थी? क्या उत्तर प्रदेश में हम देखेंगे ये नजीर?
क्या इलेक्शन कमीशन उत्तर प्रदेश में जाकर के इस तरह का स्टेटमेंट देगा, किसी पार्टी विशेष का नाम लेते हुए कि अब उनकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी या फिर एकदम बिल्कुल फेयर होगा, किसी की कुछ चलने वाली नहीं है पार्टी विशेष का नाम लेकर के? साफ जितने फोर्स 2 फेज के चुनाव के लिए जितने फोर्स बंगाल की धरती पर उतार दिए गए हैं, उसके बावजूद यदि हिंसा दिखाई देता है तो किससे पूछा जाइए, किससे सवाल पूछा जाए? सवाल यह है कि अभी भी ममता बनर्जी से पूछा जाए क्या इतने क्यों उतारे गए? ये देखिए जिस क्षेत्र में चुनाव होने ममता वाला बनर्जी है, ने तो विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया। वो कह रही है कि पुलिस अब मुझे भूल चुकी है, पुलिस से तो हम बाद में निपटेंगे। एक लाइन और वंदना, एक लाइन और भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि पिछले बार के चुनाव में प्रथम चरण के मतदान में तकरीबन 110 सीटें हम जीत चुके हैं। सत्ता में रहने के लिए कम से कम 37 सीटें चाहिए। इस बार के जितने चुनाव मतदान हो रहे हैं जिन सीटों पर 18 सीटें इनके पिछले अनुपात में देखा जाए तो पिछली बार 18 सीटें इनके खाते में आई है। दुगुनी से ज्यादा सीटें चाहिए इनको सरकार में आने के लिए। और जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में चुनाव हो रहा है, कहीं पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, कहीं पे मथुरा समाज के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए मुफीद यहाँ पे सीटें बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो जाहिर सी बात है कि इस तरह की बातें आएंगी ही आएंगी। जिस तरह से फोर्स की तैनाती, ये बहुत छोटी मोटी घटना है, बढ़ा चढ़ा के करने की कोशिश की जाएगी और उसका राजनीतिक लाभ किसको मिलेगा हमको नहीं पता है। लेकिन ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इतने मजबूत शासन तंत्र, प्रशासन तंत्र, पूरी ताकत, ये भी हम जो इसमें ऐड कर देते हैं कि ये चुनाव साफ दिखाई दे रहा है कि केंद्र वर्सेस स्टेट की चुनाव, जिस चुनाव में महिलाओं का आशीर्वाद पाने के लिए इतने बड़े बड़े वादे किए जा रहे हों सभी पार्टियों की ओर से, वहां महिला नेता पर इस तरीके से हमला होता है। मिताली बाग के साथ क्या कुछ हुआ, क्या ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है? हिमांशु जी, नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कैसे कह सकते हैं इसको? हो, कोई भी पार्टी का हो जी, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली जी, हिंसा जहां होती है, मगर हम जब बात करते हैं विधानसभा चुनाव की और बंगाल के विधानसभा चुनाव की, तो हमें वो ध्यान में रखना पड़ेगा कि बंगाल में पिछले 25 सालों के चुनाव में क्या क्या होता आ रहा है और इस वक्त क्या हो रहा है। मतलब इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने एक संनिष्ठ प्रयास किया है कि भाई वहां के लोग बाहर आ सके और फ्री एंड फेयरली अपना वोट दे सके। पहले राउंड में वो उन्होंने 92% वोटिंग करके, वो फिर किसी भी पार्टी का हो, उससे मुझे कोई परहेज नहीं है। लोग शांति से बाहर आके वोट दे, वो सबसे बड़ी बात है। तंत्र की विजय वहीं होती है और दूसरे फेज में भी वो हो। लेकिन वही एसआईआर को लेकर भी चुनाव आयोग पर आरोप लग जाते हैं। 47 लाख लोग कहा जा रहा है कि वोट नहीं कर पा रहे क्योंकि उनका नाम गायब हो गया। अभी देखिए वंदना जी, ये भी एक नैरेटिव है कि जो काफी वक्त से चल रहा है। ये आप कह रहे हैं कि सब मिला के 91 लाख लोगों के वोट कट गए। अभी जैसे मैंने पहले भी बताया, फिर से बता देता हूं, मेरे मृत माता पिता को मिलने के लिए चुनाव के दिन मुझे वहां जाना पड़ता है। वो गप्पा नहीं है, वो हकीकत है। काफी ऐसे 25 से 30 लाख लोग जिनके डबल नाम है दो जगह पे, कहीं पश्चिम बंगाल में है, कहीं वो देश के कोई और राज्य के अंदर है, और कई घुसपैठिया घुस चुके हैं। 1/3 ऑफ दैट इज घुसपैठिया है जो भारत के नागरिक ही नहीं है। उनको वोट करने का अधिकार आप कैसे देंगे? तो ऐसे है एसआईआर की जो बात है, नाम कटने की जो बात है, वो तो हर चुनाव के पहले हर एक राज्य के अंदर होती है। दूसरी जगह पे सब ठीक है। आप 90 लाख की कोलकाता की और पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं, वहां पर तमिलनाडु में भी 1 करोड़ नाम निकल चुके हैं। वहां क्यों कुछ नहीं हुआ? यहाँ पर ठीक है, इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, माफी के साथ आपको रोक रही हूं हिमांशु जी। एक बड़ी खबर, ममता बनर्जी की जाति सूचक टिप्पणी पर नोटिस हुआ है, जारी हुआ है। अनुसूचित जाति आयोग की ओर से ये नोटिस उनको भेजा गया है। मुख्य सचिव डीजीपी को रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। नोटिस जारी करके 3 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी गई है। अनुसूचित जाति आयोग की ओर से यह नोटिस ममता बनर्जी के नाम भेजा गया है, जिसमें यह कहा गया है कि 3 दिन के भीतर रिपोर्ट देनी होगी। मुख्य सचिव और डीजीपी को रिपोर्ट देने के लिए कहा है। जाति सूचक शब्दों को इस्तेमाल करने को लेकर अब मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। 3 दिन के भीतर रिपोर्ट देने के लिए अधिकारियों को कहा गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ममता बनर्जी की जाति सूचक टिप्पणी को लेकर यह नोटिस सामने आया है। ममता बनर्जी, जिन्हें अनुसूचित जाति आयोग ने नोटिस भेज दिया है और बाकायदा एक डेडलाइन भी तय कर दी है कि 3 दिन के भीतर रिपोर्ट देनी होगी। मुख्य सचिव और डीजीपी को रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। तो एक तरफ आज अंतिम दौर का जो चुनावी प्रचार का शोर था वो थम गया है, अब पूरी तरीके से गेंद जनता के पाले में है। तो दूसरी ओर जिस तरह से
जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, टिप्पणियां की गई, उसको लेकर ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। नोटिस उनको भेजा गया है और इसमें 3 दिन के भीतर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। तो इस वक्त ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ममता बनर्जी की जाति सूचक टिप्पणी को लेकर ये नोटिस आया है, जिसमें 3 दिन के भीतर यानी डेडलाइन तय हो गई है और इसी में जवाब देना होगा। तो एक तरफ ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ रही हैं, दूसरी ओर टीएमसी बीजेपी के बीच जो हिंसक झड़पें हुई हैं उसको लेकर भी हम चर्चा कर रहे हैं। राधिका भट्टाचार्य जी, किसे जिम्मेदार ठहराया जाए, क्योंकि आरोप तो दोनों तरफ से लग रहे हैं, लेकिन जो कुछ हो रहा है उसमें जरूर इस बात को लेकर एक डेंट लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में जब जब चुनाव आते हैं तब तब ऐसा प्रयोग क्यों होता है? क्या यह जानबूझकर किया जाता है या फिर इसके पीछे कुछ ऐसी साजिश है जिसका पॉलिटिकल फायदा मिलता है? बंगाल को जिसने समझा और बंगाल पे गौर किया पिछले 50 साल से, जो अगर देखें तो जो कम्युनिस्ट थे वो यही करा करते थे और उन्हीं के गुंडे आ गए टीएमसी में। और ममता बनर्जी जी ने तो कम्युनिस्ट ने जो किया बंगाल में उससे भी बारे में क्या बोलूं, नीच लेवल तक ले आए बंगाल के पॉलिटिक्स। ये गुंडों को अपने पार्टी में लाके और ये चुनाव के दौरान हिंसा का जो सिलसिला का शुरुआत वापसी से हुआ जब टीएमसी आए। चुनाव का के हर चरण से पहले या बाद हिंसा क्यों हो रही है, क्यों होती है और क्यों लोगों को लगता है कि होगी ही होगी? ये अलग घटनाएं नहीं है, ये लगातार एक बंगाल में एक पैटर्न है। राधिका जी, लेकिन अगर लंबे समय से पैटर्न चलता आ रहा है तो केंद्र सरकार की ओर से हस्तक्षेप क्यों नहीं किया गया? यश श्रीवास्तव जी भी ये सवाल उठा रहे थे, उनके सवाल का भी राधिका जी आपको जवाब देना चाहिए। मुझे कहने दीजिए। जी बोलिए। हाँ जी, और देखिए केंद्र बल की क्यों जरूरत होती है? क्योंकि स्थिति हमेशा इतनी गंभीर होती है और हमें पता है पहले से, अगर केंद्र बल नहीं आएंगे तो ये बूथ कैप्चरिंग होगी, शहरों पे गेट पे जाके कहेंगे लॉक लगा दीजिए, किसी को निकलने मत दीजिए। इससे पढ़े लिखों के जो मत पहुंचते नहीं है क्योंकि वो डर जाते हैं। गांव में, रूरल एरियाज में तो हमें पता है कि किस तरीके से उनको डराते हैं, क्या कहते हैं। ये सब दर्शाता है कि राज्य पुलिस पर एक तो आप भरोसा कम कर ही नहीं सकते हो क्योंकि वो ममता जी की पर्सनल फोर्स बन के रहते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये जो हिंसा की घटनाएं ये इनके गुंडों के द्वारा किया जाता है और अगर राज्य पुलिस से भरोसा ना हो और गुंडाओं से डर हो तो केंद्रीय बल की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। और आम जो आप अगर एक नागरिक की बात कर रहे हैं और मतदाता पर क्या असर होता है, डर का माहौल बनाया जाता है और मतदाता को दबाव में लाने की कोशिश हो जाती है। इस बार हमने क्या देखा, इतने सारे फोर्सेस थे सीएपीएफ के, तो इस वजह से लोग बड़े कॉन्फिडेंस के साथ निकले घर से कि हम चुनाव के लिए हम घर से निकल सकेंगे क्योंकि हमें बचाने वाला और हमें सुरक्षित रखने वाला कोई है। श्रीवास्तव जी कह रही है इसीलिए केंद्र ये बल की यहाँ पर तैनाती। देखिए यहाँ पे जहाँ पे गुंडागर्दी है, आप कोई किसी को भी तैनात करे वो बीच में घटनाएं करेंगे ही करेंगे टीएमसी, ये करेंगे। और ये जो टीएमसी के लीडर को चोट पहुंची, मुझे ठीक है राधिका जी, भाषण होना नहीं चाहिए, पहले महिलाएं हैं, प्रचार भी हो गया, भाषण भी हो गया, आपने अपनी बात भी रख दी। यश श्रीवास्तव जी बोलेंगे का ये राधिका जी एक सेकंड, यश श्रीवास्तव जी बोलिए। जी तो देखिए कितनी विसंगति और विडंबना की बात है वंदना जी कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार मिली दो बार, लेकिन चुनावी हिंसा के लिए राज्यों को जिनके नाम पे अभी यहाँ पे इतनी बातें हो रही हैं, एक भी राज्य को इन्होंने रूटीन एक शो कॉज नोटिस तक नहीं भेजा इनके विरोधी दलों को कि आप बताइए आपके फलाने चुनाव में ये हिंसा हुई थी, उस पर आपने क्या कार्रवाई की, क्या रूपरेखा है कि चुनाव सुरक्षित हो। और खुद बीजेपी वाले कह रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं कि पहली बार इतनी कम हिंसा हो रही है। इसका मतलब 2021 के चुनाव में केंद्रीय सरकार और चुनाव आयोग दोनों की लापरवाही ये खुद बता रहे हैं। अब मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं कि चुनाव में सरकारें ये पार्टियां सेट करने के लिए नहीं किए जाते हैं। चुनाव होते हैं ताकि जनता को एक जिम्मेदार सरकार मिले,
ऐसे नेता मिले जो उनका काम करें। सिर पे बैठ के अपनी पूजा करवाने वाले नेताओं की प्रथा लोकतंत्र में कायदे से नहीं है। हाँ, बीजेपी आरएसएस में है और दुख की बात है कि इस समय टीएमसी भी वैसा ही काम कर रही है, लेकिन हमारी नहीं। अब नारी शक्ति के बारे में बहुत बातें हो रही थी, तो जिस किसी को भी बात करनी हो वो हिमाचल भाजपा के वो अध्यक्ष हैं राजीव बिंदल, उनसे जरूर सवाल करें नारी शक्ति के बारे में, बड़ा अच्छा जवाब देते हैं वो। तो मैं आपको जो कह रहा था कि यदि किसी के सही में इरादा है कि उसको चुनाव शांति से कराना है, उसको प्रशासन नहीं बिगाड़ना है, तो वो उसके क्रियाकलाप में दिखता है। आप खुद कुछ करते नहीं हैं, बस माहौल फैलाते हैं ताकि लोग एक दूसरे के बारे में संशय में रहें, लोग एक दूसरे पर भरोसा ना करें, सबके सब आपकी बात सुनने में लगे रहें। लेकिन यश श्रीवास्तव जी, कांग्रेस पर जनता क्यों नहीं भरोसा करती है? सत्य कम होता है। यश श्रीवास्तव जी, कांग्रेस पर क्यों नहीं जनता भरोसा करती है? क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि इन लोगों से, इन गुंडों से लोग त्रस्त हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, तो फिर क्यों नहीं वो आपके कैंडिडेट का चुनाव करते? नहीं, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पर भरोसा नहीं करते। हाँ। देखिए, अब उदाहरण के लिए जैसे SIR है, सीए एनआरसी के समय बीजेपी कहती थी कि भाई बाहर से लोगों को लाओ, उनको वोटर बनाओ, उनको सिटीजनशिप दो, ये ऐसा कहते थे सीए एनआरसी के समय। और अभी ये कह रहे हैं कि जो घर में हमारे बैठे हुए हैं उन्हीं का वोट काट दो, यहाँ वहां के बहाने देके। हमें तो नहीं मालूम है कि 90 लाख लोगों के लिए स्पष्ट कारण बताया हो चुनाव आयोग ने कि इस कारण से इस व्यक्ति का वोट हमने काटा है। आप किसी का मतदान का अधिकार छीन रहे हो और आप उसको कारण नहीं बता रहे। अगर वो घुसपैठिए हैं तो ये आप पर दोष आता है, केंद्र सरकार पर भी और राज्य सरकार पर भी, कि आप इतने साल से क्या कर रहे थे अगर 90 लाख घुसपैठिए हैं आपके यहाँ। और अगर वो घुसपैठिए नहीं है तो आप होते कौन है किसी का वोट काटने वाले? कागज तो आपकी पार्टी में नहीं है, किसी के पंजीकरण नहीं है आपकी संस्था का। ऐसे अगर कटने लगता होता तो आप कभी वोटर बनते ही नहीं। आपने 90 लाख लोगों के वोटर काट दिए और यहाँ पे ये विश्लेषक जी कह रहे हैं कि वो फलानी जगह में तो 1 करोड़ वोट काटे। होते कौन है आप इतने वोट काटने वाले? आप अपनी मर्जी से ब्राजीलियन मॉडल की फोटो लगा देंगे, कुत्ते बिल्ली का वोटर। आपसे जो सवाल किया था यश श्रीवास्तव जी, आपने उसको डाइवर्ट कर दिया। नहीं, डाइवर्ट नहीं किया है वंदना जी। मैंने आपको जवाब दिया है कि जैसे ही हम वोट चोरी को एक्सपोज करते हैं, बीजेपी वालों के पास रोने के लिए कुछ ना कुछ रहता है। लेकिन सच यही है, काम तो बिहार में भी किया था जनता ने, वहां पर तो आपकी बात को एक्सेप्ट नहीं किया। अच्छा ठीक है, सुमित मेहरोत्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, टीएमसी प्रवक्ता हैं, आपका स्वागत है। माफ कीजिएगा, नेता है। सुमित जी, ये जो घटनाक्रम हुआ है, एक के बाद एक लगातार किसी एक का हम अगर जिक्र करेंगे तो मुझे लगता है कि वो कम होगा, क्योंकि पहले जगदल थाने के बाहर जिस तरीके से हंगामा हुआ, हिंसक झड़प हुई, पुलिस की कार्यशैली पर तो सवाल उठ ही रहे हैं, लेकिन अब आरामबाग में जिस तरीके से आपके नेता पर हमला हुआ है और वो कह रही हैं कि चुनाव आयोग ने ठीक तरीके से काम नहीं किया, चुनाव आयोग को देखना चाहिए इस तरह की घटनाओं को। बीजेपी तो आरोप लगा रही कि ये आपके भीतर खाने में जो चल रहा है, जो आपकी पार्टी के भीतर फूट हो रही है या जो आपसी गुटबाजी है, उसका नतीजा है। आप आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी का किया धरा है। वंदना जी, ऐसे ऐसे वीडियोस हैं भारतीय जनता पार्टी के, आपने देखा होगा जब इनके टिकट्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे तो वहां पे किस तरीके से इन्हीं के कार्यकर्ता आपस में लड़ रहे थे, तोड़ रहे थे कुर्सियां, आपस में मार रहे थे, क्योंकि इनके ये है जिन लोगों ने बंगाल में 5 साल मेहनत करी भाजपा में, उन्हें टिकट नहीं मिला और टीएमसी से लोगों को तोड़ा। तुम टिकट ले लो, कांग्रेस से तोड़ा, तुम टिकट ले लो, सीपीएम से तोड़ा, लो तुम टिकट ले लो। तो ये वहां पे आपस में हो रही है। और जिस तरीके से हमारी महिला सांसद के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने हमला करा है, इसका जवाब तो इन्हें देना पड़ेगा कि महिला विरोधी है ये लोग। महिला के ऊपर हमला करा, आज वो एडमिट है हॉस्पिटल में। हम उन्हें ये कहते हैं कि जल्दी स्वस्थ हो और घर अपने आए, पर भारतीय जनता पार्टी चाहती नहीं है कि वहां पे कोई महिला सुरक्षित रहे। महिला सुरक्षा की बातें करते थे, पर आज तरीके से महिला इनका इन्होंना चरित्र कि जिस तरीके से हम लोग केवल कहते हैं, हम लोग महिला के ऊपर हमला करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते थे, पर जो हकीकत है वो सबके सामने आ रही है। आज स्थिति क्या बना रखी है आपने पूरे देश के अंदर? आप महिला विरोधी हो रहे हैं, कहते हैं कि कांग्रेस विरोधी है, टीएमसी विरोधी है, महिला के तो विरोधी आप ही हैं, जिसने अपनी बीवी, स्वयं बीवी को देश के प्रधानमंत्री ने छोड़ दिया हो, आज वो धर धर की ठोकरें खा रही है। क्यों भाई? देश के प्रधानमंत्री को अपने संग में रखना चाहिए था। अरे सुमित मेहरोत्रा जी, ज्यादा पर्सनल हो जाते हैं आप। आपसे जो सवाल किया गया उसका जवाब आपने दिया नहीं।
आपकी पार्टी में भी किसी तरह की कोई फूट है क्या, कोई गुटबाजी है जिसको लेकर बीजेपी आरोप लगा रही है, या जो लंबे समय से पैटर्न आ रहा है हिंसा को लेकर टीएमसी पर आरोप लगता है कि सरकार काम नहीं करती है, पुलिस ममता बनर्जी के कहने पर काम करती है? मुझे आप बता दीजिए वंदना जी, आप बता दीजिए कि कहीं पार्टी में फूट आपको दिखाई पड़ी हो? जिन्हें टिकट नहीं मिला वो भी स्वयं पार्टी का चुनाव लड़ा रहे हैं, कोई फूट नहीं है हमारे यहाँ। हम लोगों ने कई टिकट बदले हैं, मौजूदा विधायकों के टिकट बदले हैं, सब पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा दीदी का आदेश है, हम लोग पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। जैसा दीदी ने कहा, अच्छा दीदी ने सोचा होगा हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में क्या होता है कि टिकट काट देते हैं, आपस में लड़ाई लड़ते हैं, तोड़ते हैं, आपस में लोगों को मारते हैं, कहते हैं साहब टीएमसी के लोग मार रहे हैं। ये तो स्थिति है घुमा करके बंगाल में। बंगाल की स्थिति आज जो धरातल पे है, जो टीवी चैनल पे देख रही, बहुत अलग है। वहां पे शांतिपूर्ण है, अच्छा चुनाव हो रहा है और अच्छे तरीके से हम 4 तारीख को सत्ता में आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को ये पच नहीं रहा है। ठीक है संजीव जी, फिर अभिषेक बनर्जी को क्यों ललकारना पड़ रहा है, चेतावनी देनी पड़ रही है कि अब 4 मई के बाद देखेंगे अगर सब कुछ ठीक है? नहीं, अभिषेक जी ने कहा कि भैया 4 तारीख तक संजीव जी बोलेंगे। संजीव कौशिक जी को बोलने दीजिए। वंदना, सच बात यह है कि दूसरा या आखिरी चरण का मतदान है, बेहद महत्वपूर्ण है, दोनों पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण है। एक को यदि सेंधमारी करनी है तो अभी ही करनी है, इसके बाद में कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, और दूसरे को बचा लेनी है, क्योंकि ममता बनर्जी ये बात जानती है कि पूरी ताकत एक तरह से झोंक दी गई है और किसी भी तरह से उन्हें सत्ता बचाए रखना है। आसान नहीं है, क्योंकि आंकड़े बता रहे हैं, जिस जनसंख्या की बात हो रही है, जो मतदान के क्षेत्र बता रहे हैं, उस सारे आंकड़ों को जब गौर से आप देखेंगे तो ममता बनर्जी अभी भी मजबूत दिखाई दे रही है जिस क्षेत्र में वो चुनाव लड़ रही है, खास करके जिस 8 जिलों की बात हम कर रहे हैं। इस बार अब स्थिति ये है कि लगातार, चूंकि अभिषेक बनर्जी भी मतदान में या भारतीय जनता पार्टी के सामने यदि टीएमसी टिकी हुई है तो उसके पीछे का कारण यही है कि कभी भी वो पीठ दिखाते हुए नहीं दिखते हैं। वो हमेशा केंद्र से हो या भारतीय जनता पार्टी से हो, एक बहादुर सिपाही के जैसे लड़ते हुए टीएमसी दिखते हैं, उनके चाहे छोटे वाले नेता हो या बड़े वाले नेता हो। यही ताकत है उनके अपने मतदाताओं को अपनी तरफ खींचने के लिए। अभी भी वो ये नहीं कहना चाहते हैं या कहीं से भी ये मैसेज नहीं देना चाहते हैं कि हम हारते हुए दिख रहे हैं, मैदान छोड़ रहे हैं या कमजोर हैं। वो डंके की चोट पर इस तरह से चुनौती दे रहे हैं जैसे कि खम ठोके हुए हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसी वजह से वो देश के गृह मंत्री तक को चुनौती देते हैं। वो ये छोटी मोटी बात नहीं है, लेकिन देश के गृह मंत्री भी जाते हैं, प्रधानमंत्री भी जाते हैं, तो टीएमसी के कार्यकर्ताओं को जिस तरह से गुंडा शब्द बोल के वो इंगित करते हैं, जाहिर सी बात है उस बात को पकड़कर टीएमसी अपने कार्यकर्ताओं को बताती है और दिखाती है कि देखो ये बंगाल चाहते हैं दिल्ली से संचालित करने के लिए। बंगाल चलेगा बंगालियों से, बंगाल के लोग बंगाल को चलाएंगे, दिल्ली के रिमोट से नहीं चलेगा। और रही बात ये जो सुरक्षा व्यवस्था महिलाओं की बात हो रही है, तो ये बहुत ज्यादा रिपीट करना हो जाएगा। सचमुच में डबल इंजन की जहां जहां सरकारें हैं, उन जगहों के बारे में एक बार देख लिया जाए तो कमों में सब जगह यही स्थिति है। ठीक है, यश श्रीवास्तव जी कोई वीडियो दिखा रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बोलिए, उसके बाद हिमांशु जी आपके पास आ रही हूँ। वंदना जी, ये सीआरपीएफ की गाड़ी में बीजेपी के अध्यक्ष घूम रहे हैं बंगाल में, तो चुनाव आयोग क्या कर रहा है, ये सवाल बहुत कॉमन सेंस के लिए बड़ा कठिन सवाल बन गया है। ठीक है हिमांशु भट्ट जी, जब इतना दिलचस्प ये चुनाव है, ठीक है, ये एक सेकंड सर, उनकी बारी आने दीजिए। जब इतना दिलचस्प चुनाव हो रहा है कि एडी चोटी का जोर ममता बनर्जी लगाती हुई नजर आती हैं, सब्जी विक्रेताओं से मिलती हुई नजर आती हैं, प्रधानमंत्री मंदिर पहुंच जाते हैं, धुआंधार प्रचार होता है, सारे धुरंधर उतर जाते हैं, लेकिन इस इंटरेस्टिंग लड़ाई का जो मजा है वो किरकिरा हो जाता है जब इस तरह की हिंसा की घटनाएं सामने आती हैं। पूरे देश की निगाहें पश्चिम बंगाल पर टिकी हुई है। वंदना जी, वही तो तकलीफ है ना। हाँ। पूरे मैंने शुरू में बोला था, देश की निगाहें पश्चिम बंगाल पर टिकी हुई है और गलत वजह से पश्चिम बंगाल के ऊपर टिकी हुई है, और इसका जिम्मेदार पश्चिम बंगाल खुद है, क्योंकि पिछले 50 सालों में कभी उन्होंने एक भी चुनाव सही रूप से नहीं करवाया। हमेशा हिंसा हिंसा हिंसा। और जो भाई साहब बहुत कुछ बोल रहे थे ना, एक भाई साहब है कोई राजकीय पार्टी के, मुझे नहीं पता, मैं उसको राजकीय उसमें नहीं जाऊंगा, मगर सीधी सी बात है कि पश्चिम बंगाल के कल्चर में देखो कैरम क्लब है, वो कैरम क्लब को अब भाजपा ने भी स्वीकार लिया है। वो बात मैं मानता हूं, जो समझने वाला है वो समझ जाएगा मैं किस कैरम क्लब की बात करता हूं। वो भाजपा ने भी स्वीकार लिया। 2021 में ओवर एग्रेसिव होने की वजह से उनको मार खानी पड़ी, काफी मार खाया भाजपा ने, वो हमारे नजरों से हमने देखा है। टीएमसी के लिए ये अंतिम प्रयत्न है और भाजपा के लिए भी अब नहीं तो कभी नहीं वाली चक्कर है।
जहां लोगों की बात है, दूसरे लोगों की बात है, कांग्रेस की बात है या कम्युनिस्ट की बात है। कांग्रेस के पास कितनी सीटें थी पिछली विधानसभा में? उनका होता है क्या बनता है? उनके लिए तो खाली वीडियो दिखाना और बुमाबुम करने के अलावा और कुछ रहता। उनके नेता आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह कितने दिनों से पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतने के लिए वहां जाके बैठे हुए हैं। उनके नेता श्री कितने वक्त गए? क्या उनको कोई हक बनता है बोलने का? ममता दी 24 घंटे पश्चिम बंगाल में घूमती है, तो वहां की प्रजा उनको क्यों साथ देगी? ये तो सीधी समझने वाली बात है। और आम आदमी के लिए पश्चिम बंगाल में वोटिंग के वक्त पे एक कॉन्फिडेंस होना कि मैं मेरे दिल से वोट कर पाऊंगा, जिसे मैं चाहूंगा उसे वोट कर पाऊंगा, वो स्थिति जब तक निर्मित पूर्णतः नहीं होगी। इस चुनाव में भी आप देख रहे हैं कि दूसरे चरण का चुनाव 29 को है और कैनवासिंग बंद होने के वक्त आपके पास हिंसा की घटनाएं हैं। 2021 में आप टेप्स को रिवाइंड कीजिए। लोग कहते हैं बकवास कर रहा था, आप टेप्स रिवाइंड कीजिए। देयर वर 7 मर्डर्स ऑलरेडी, 7 खून हो चुके थे, चुनाव प्रचार बंद हुआ था। और अब क्या हुआ है? मैं रिलेटिव बात करता हूं, मैं बात करता हूं हमेशा कि जो स्थिति थी और अब जो स्थिति है, और इसमें हमें देखने को मिलता है हम लोग जब बाहर से जाके वहां काम करते ना, हमें पूरी समझ नहीं होती, मगर जब आप 4 चुनाव में जाके काम करते हो ना, तो आपको समझ में आने लगता है कि क्या हो रहा है। लेकिन चुनाव आयोग तो पहले भी अपने तरीके से काम करता रहा होगा ना, फिर चुनाव आयोग अपने तरीके से काम करता रहा, मगर आज अभी चुनाव आयोग ने जो सीआरपीएफ वहां लगाया है, जो सेंट्रल फोर्सेस वहां लगाया है, उससे लोगों के मन में एक सीधा सा संकेत मिल रहा है कि आप चिंता मत करो, चुनाव के बाद भी 15 दिन हम बैठे हुए हैं, कोई चुनाव के बाद आके आपको मारेगा नहीं। मुझे तो लोगों के, मैं बयान ज्यादा नहीं सुनता बड़े बड़े नेता होके, मगर ममता दीदी का एक बयान मुझे समझ में आवे, गुलशन रहा तो फूल खिलेंगे, फिर से मिलेंगे। ये भी बहुत कुछ कहता है। अभी देखिए कौन जीतेगा कौन हारेगा वो भविष्यवाणी में, मैं भविष्यवेता नहीं, वो 4 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा, बहुत दूर नहीं है, वो लोगों को पता चलेगा। क्योंकि क्या होता है ना, मैंने देखा ऐसी चुनावी डिबेटों में यहां स्टूडियोज में आके बुआबुम करने वाले बहुत होते हैं। नहीं, डिबेट में भी बड़े बड़े मंचों से भी हम सुन रहे हैं, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। ममता बनर्जी, संजीव जी कह रही है कि 100 पार तो पहले फेज में हो चुका है, दूसरे में भी वो कह रही कि 2/3 से ज्यादा हमें अगर नहीं मिलता है तो बीजेपी ऑपरेशन लोटस को लेकर तैयार बैठी है। तो अपने कार्यकर्ताओं को, लोगों को बता रही है कि बीजेपी आपको बहकाने में अगर कामयाब हो गई तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन इधर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आज सुन रहे थे, वो तो कह रहे हैं कि शपथ हमारा सीएम लेगा। यानी नाक का सवाल तो दोनों पार्टियों ने बना रखा है और आर पार का इस बार मुकाबला है। संजीव जी देखिए, ये तो मुकाबला कहता है, मगर वो मुकाबला लोकशाही के अंदर मुकाबला होना चाहिए। ठीक है हिमांशु जी, ठीक है, हमला और प्रत्य हमला नहीं होना चाहिए। ठीक है सर। संजीव जी बोलिए। संजीव जी, 2 बातें बार बार यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि पहली बार बंगाल में चुनाव साफ सुथरे तरीके से कराया जा रहा है। इससे पहले भी वही चुनाव आयोग बंगाल में पहले भी चुनाव 21 में भी, 21 से पहले भी, और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो ये बात गले नहीं उतरती है। और दूसरी बात कि 3 बार यदि कोई मुख्यमंत्री है तो इस तरह से पेश किया जा रहा है छवि जैसे कि उसने कट्टा लगा के गर्दन पे सारे लोगों का वोट दिया, और देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार सुनते हैं तो लोगों का प्रेम रहता है। तो ये तक गले से नहीं उतरती। आप किसी भी प्रदेश के जनता के आप उस मुहर को एक तरह से ठुकरा रहे हैं, आप उसका सम्मान नहीं कर रहे। आप आने वाले दिनों में क्या होगा ये हमें नहीं पता है, लेकिन इतना तय है कि जब चुनाव आयोग पिछली चुनाव, उससे पहले का चुनाव, उससे पहले का चुनाव आयोग ही तो करा रही थी ना। आज ये कह दे कि नहीं पहली बार ऐसा हुआ है, पैरामिलिट्री फोर्स उतार दिया गया। सचमुच में मैंने कहा कि जिस तरह से तबादले किए गए, जिस तरह से चुनाव आयोग सक्रिय दिखाई दिया, जिस तरह से विपक्षी पार्टियों के ऊपर कार्रवाई करते हुए दिखाई दिया, क्या सचमुच में अलग दूसरे स्टेट में भी इसके बाद में चुनाव है? उतनी हिम्मत दिखा दे वहां पे, और कुछ नहीं तो उसने तबादले कर दे। सरकारें तो वहां पे भी पहले से 10 साल से जमी हुई रहेंगी। देखिए, कम से कम मेरा मानना यह है कि
सरकारें आएंगी जाएंगी, कोई आए, बीजेपी आए, टीएमसी आए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग की साख बनी रहनी चाहिए। चुनाव आयोग पे पश्चिम खड़ा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, देर आए दुरुस्त आए स्लोगन देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि हिंसा की तो एक भी घटना अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। यश श्रीवास्तव जी बोलिए। जी धन्यवाद। मैं बोलूं जी, तो बार आपके पास ही आ रही हूँ। कौशिक जी ने भी कहा कि बार बार ये कहना कि पहली बार हो रहा है, तो ये सवाल उठते हैं कि इसके पहले क्या हो रहा था। और वो जो बात कही थी मैंने कि कच्चे बम आपको अचानक सेकंड फेज की वोटिंग के पहले मिल गए, 1 महीने से आचार संहिता लगी हुई है, क्या कर रहे थे आप? ये सारे सवाल उठते हैं। लेकिन इसीलिए जो आपने मुझसे पूछा था कि कांग्रेस पर विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है ये बात सिर्फ आप चुनाव के नतीजों के दम पे कह रही हैं। वो चुनाव जिसके खिलाफ महाराष्ट्र के एक गांव ने खुद अपना चुनाव कंडक्ट कराने की हिम्मत उठाई थी, लेकिन चुनाव आयोग और पूरी सरकारी मशीनरी पहुंच गए रोकने। अभी भी जायज सवाल है कि आप 90 लाख वोट कैसे? एक नेता का रिपोर्ट कार्ड तो ये चुनाव ही तय करते हैं ना। नहीं वंदना जी, रिपोर्ट कार्ड अगर रिपोर्ट कार्ड बनाने वाले ही नकली हो, जो कि हमने देखा, हमने ब्राजीलियन मॉडल की फोटो देखी, हमने कुत्ते बिल्लियों के वोटर आईडी देखे, ट्रंप का वोटर आईडी देखा, उसके बाद रिपोर्ट कार्ड की बात बेमानी हो जाती है। अभी भी हम जब बात उठा रहे हैं, यदि आप चुनावी हिंसा में सब कुछ कर रहे हो लेकिन चुनाव के अलावा आगे पीछे एक शोकॉज तक नहीं है, एक सवाल तक नहीं है, तो ये आपकी नियत पर सवाल उठाता है। कांग्रेस के भी एक कार्यकर्ता की हिंसाओं में हत्या हुई है अभी 2 दिन पहले। हम उसके लिए न्याय मांग रहे हैं तो इधर उधर की बातें की जा रही हैं। तो इमोशनली चार्ज स्टेटमेंट्स देना, ऐसा होता था वैसा होता था। देखिए, स्वतंत्र भारत का इतिहास 75-80 साल पुराना है। उसके पहले हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे, उसके पहले राजा आपस में लड़ रहे थे, उसके पहले आदि मानव एक दूसरे को पत्थर मार रहा था। यदि वहां से हिंसा इतिहास गिनाना चालू हो जाए तो कभी सुधार होगा ही नहीं। भाजपा वालों से आप कभी भी पूछिए, वो इतिहास पकड़ के बैठ जाते हैं, आज की बात करते नहीं। कितना समय चाहिए इनको? नहीं, इस बार तो आज की बात हो रही है। राधिका जी से मैं पूछूंगी, बीजेपी बड़े-बड़े वादे कर रही है, बड़े-बड़े वादे चुनावी किए गए हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि वंदना जी मुझे मेरी बात खत्म करने दीजिए प्लीज। मुझे मेरी बात खत्म करने दीजिए। जल्दी से 30 सेकंड में उसके बाद राधिका जी आपके पास आ रही है। जी देखिए, यदि हम सीआरपीएफ और सारी फोर्सेस डिप्लॉय करना जानते हैं बंगाल में, तो जो मणिपुर 3 साल से जल रहा है उसमें शांति क्यों नहीं आ पा रही? उसके सामने अभी पश्चिम बंगाल पर ही रहिए सर। ठीक है, राधिका जी और अहिंसा की बात करते हैं तो मजाक लगता है। पुलिस फोर्स, मुझे कहने दीजिए, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स पहले भी थी, लेकिन इस बार तैनाती अधिक व्यवस्थित है और हर क्षेत्र में सक्रियता ज्यादा है, सिर्फ उपस्थिति नहीं, प्रभावशाली तैनाती मायने रखती है। देखो जरा बोल दीजिए श्रीवास्तव जी, मैं कितनी देर चुप थी, देखिए आप बोलिए। एक बार आपके बीच में बोलने से हमारे कोई कुछ बदलने वाला नहीं है। आपके बीच में बोलने से मुझे बोलने दीजिए। और ये जो डर से मुक्ति का माहौल है, इस बार मतदाता बिना डर के घर से निकल रहे हैं। पहले क्या होता था, लोग दबाव और भय के कारण वोट नहीं कर पाते थे। अधिक मतदान का मतलब है कि डर कम हुआ। और क्या ये एक अच्छी बात नहीं है? क्या ये हम सबको नहीं कहनी चाहिए शाबाश कि इस बार लोग इतने निकले हैं? और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नजर रखने की व्यवस्था बढ़ा दी है और सख्त निगरानी की। और ये जो जन जागरूकता की अगर एक बात कहे और उत्साह की बात कहे, लोगों में ये अभी बढ़ के ये निकली है, क्योंकि राजनीतिक जो जागरूकता है वो बड़ी है और मतदान का ये जो उत्साह है वो बढ़ गया है। मजबूत, ये जो मजबूत सुरक्षा के कारण बूथ पर दबाव कम है, ये सबने देखा है। जो पहले नहीं निकलते थे वो अब निकल रहे हैं। तो ये पूछनी चाहिए ना, क्यों लोग निकले हैं? जब दबाव कम होता है तब मतदान बढ़ता है। तो ये तो सबने कहना कि ये बहुत विशाल बात हुई कि हमारे बंगाल में ये बात हुई। और विपक्ष का जो ये गलत वर्णन हमेशा है, केंद्रीय बल प्रभाव डालते हैं, लेकिन वास्तव में मतदान बढ़ाना इसका विपरीत, मतदान बढ़ना इसका विपरीत एक का सबूत है। और अगर प्रभाव होता तो मतदान घटता, बढ़ता नहीं ना।
तो लोकतंत्र को ठीक है लोकतंत्र सुमित को मेहरोत्रा हम जी, राधिका जी का कहना यह है कि टीएमसी की वजह से जो टेंशन का डर का माहौल था उसकी वजह से सतर्कता इस बार बढ़ाई और उसका असर दिखा, उत्साह जबरदस्त दिखाई दिया। पहले चरण में बम्पर वोटिंग हुई। ठीक है, सुमित जी बोलेंगे। सुमित जी। राधिका जी देखिए, जिस तरीके से अभी राधिका जी कह रही थी वंदना जी, तो कि अधिक मतदान हुआ है, जो 90 लाख वोट कटे हैं, अगर आप उनको अभी भी जोड़ देंगे तो वोट परसेंटेज वही पिछली बार के आसपास बैठेगा, जो 83-84% के आसपास है। भाई एक क्लास में 120 बच्चे थे, 20 बच्चों का नाम काट दिया, 100 बच्चे तो अभी भी आ रहे हैं ना, वोट परसेंटेज तो अभी भी वही है। आप कह रहे हैं वोट परसेंटेज बढ़ा है, वोट परसेंटेज बढ़ा है। भाई जो 90 लाख वोट कट गए उन्हें आप जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे? ये कहेंगे नहीं साहब वोट परसेंटेज बढ़ गया, वोट परसेंटेज बढ़ने से हम लोग भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेगी और सरकार के अगेंस्ट में जाके वोट पड़ा है। तो मैं राधिका जी से पूछना चाहूंगा, ये राधिका जी ये बताइए, बिहार में वोट परसेंटेज बढ़ा था, क्या सरकार चेंज हो गई? महाराष्ट्र में वोट परसेंटेज बढ़ा, सरकार पलट गई? ये कौन से पैरामीटर से आप लोग नापते हैं, ये समझ में नहीं आता। देश के गृह मंत्री जाकर के जोटा पार्टी का प्रचार करते हैं कि हम तो 110 सीटें जीत रहे हैं जी, 152 सीटों में 110 सीटें जीत रहे हैं। अरे बाकी सीटें किसके लिए छोड़ देती, आप वो भी जीत लेते। भाई चुनाव आयोग आपका है, चुनाव आयोग से कह देगा साहब 152 की 52 आप सीटें जीत रहे हैं, सरकार बन गई पहले से। नहीं, चुनाव आयोग से अगर आपको इतनी आपत्ति है, उसकी व्यवस्था पर अगर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, तो फिर चुनाव का बहिष्कार क्यों नहीं कर देते आप लोग? ये रोना पीटना क्यों शुरू हो जाता है आप लोगों का? सुमित जी। वंदना जी देखिए, चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष होता, मैं फिर वही कह रहा हूँ, सारे ही विपक्षी दलों ने आवाज उठाई है, ऐसा नहीं है कि कोई हमने कही है। अगर चुनाव आयोग इतना ही निष्पक्ष होता तो विपक्ष की आवाज सुनता, गूंगा बहरा नहीं बन जाता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे काम कर रहा है। और सुन लीजिए, इसका उदाहरण ये है कि चुनाव आयोग के बेटी, दामाद, इन सबको तो डीएम बना दिया गया ऑलरेडी। उठा के देख लीजिए, अच्छा काम करा उन्होंने, डीएम एसएसपी उनको बना दिया गया उत्तर प्रदेश के अंदर। क्यों बना दिया? क्यों साहब इन्होंने अच्छा काम करा है, मोदी जी के कहने पे। साहब आपको केवल विपक्ष, बड़ी अजीब सी बात है ये हिमांशु जी, चुनाव आयोग पर भरोसा भी नहीं करेंगे लेकिन इलेक्शन में पूरा पार्टिसिपेशन रहेगा, बढ़ चढ़कर। आज देखिए किस तरह से रैलियां हुई है, जनता को गुमराह करने की कोशिश नहीं तो क्या है? वंदना जी, इसे पत्रकारिता की भाषा में मेल्टडाउन कहते हैं। जब मेल्टडाउन बहुत सीवियर हो जाता है ना, तो वो आपको स्टूडियोज में ऐसे देखना शुरू हो जाता है। अभी आप बात करो, न मैं जानता हूं ना आप जानते हो, न मैं जानता हूं ना आप जानते हो कि 4 तारीख को ईवीएम में से क्या निकलेगा जी। हम कोई भविष्यवेता तो है नहीं, मगर ये पॉलिटिकल पार्टी वाले 4 तारीख तक दोनों तरफ से बोलते रहेंगे, हम इतनी सीटें जीतेंगे, हम इतनी सीटें जीतेंगे। मेरे साथ तो वंदना जी ये भी हो चुका है कि लाइव टेलीविजन के ऊपर मैंने किसी नेता को बोला कि सर परसों रिजल्ट है, 12:30 बजे मैं फोन करूंगा, तो वो नेता हार गए थे नेताजी, तो उनका फोन ही बंद आया। इनको ये भी शर्म नहीं होती। देखिए ये उनका काम है, वो उनको करने दो। The basic issue here is कि पश्चिम बंगाल में पहली बारी, पिछले सालों में पहली बारी हमें देखने को मिल रहा है 50-60 सालों में कि लोग जाके वोट कर रहे हैं। और ये भाई साहब बोल रहे थे कि इससे पहले तो घर में बैठते थे, ये 90 लाख वोट करते, वो मेरे पिताजी जो मर गए थे, इससे पहले तो घर में मेरा भाई जो कलकत्ता से निकल के अहमदाबाद जाके रहा था, वहां पर भी उनका नाम था, घर में बैठ के वोट करते थे। टीएमसी इज पुटिंग अप अ भाई भाजपा के साथ में केंद्र में, हिमांशु जी वो लड़ेंगे, उनको लड़ने दो। इससे पहले कोई ये नहीं है, मुझे परहेज वहां पर है जब मैं आम नागरिक हूँ पश्चिम बंगाल का, और मेरे अपार्टमेंट का दरवाजा बंद कर दिया गया है कोलकाता में कि बहूजी आपको, हिमांशु भाई अगर जरूरत नहीं है। मैं वो कैरम क्लब का जिक्र कर रहा था। तकलीफ वहां होती है आम आदमी को, और आम आदमी की तकलीफों को आप जब तक नहीं समझोगे तब तक ये होता रहेगा। भले ही जीत जाए, कोई जीत जाएगा, कोई हार जाएगा, मगर पश्चिम बंगाल का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होना था, जो उनका जीडीपी ग्रोथ होना था, वो नहीं हुआ।
अब वो भाई साहब कोई ना कोई बहाना लेके निकल आएंगे। ठीक है संजीव जी, जिस बात का इशारा हिमांशु जी ने पहले भी किया था कि देखिए इस बार जो चुनाव है वो टीएमसी के लिए भी और बीजेपी के लिए भी नाक का सवाल तो है, यानी इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं, क्योंकि ममता बनर्जी को भी हम सुन रहे हैं वो आरोप लगा रही कि भवानीपुर में क्योंकि सबसे बड़ा दंगल तो इस बार होने वाला है, वो कह रही वहां तो पैसे बांटे जा रहे हैं। बीजेपी पर वो आरोप लगा रही है कि देखिए ये तो ऑपरेशन लोटस के लिए तैयार बैठे हैं, इसलिए लोगों को उन्होंने कहा कि पहले दौर में तो हम 100 पार कर चुके हैं, इसमें भी हमें बाजी मिलनी चाहिए। सच बात यह है कि ये इलेक्शन बेहद महत्वपूर्ण है वेस्ट बंगाल की जनता के लिए। वेस्ट बंगाल की जनता को सोचना है कि क्या करना है। एक पार्टी है जो पहले से तीन टर्म से हैट्रिक लगा चुकी है, वो वहां पे सत्ता में है और उस पर यह आरोप लगाया जाता है कि वो अल्पसंख्यकों की राजनीति करती है, अल्पसंख्यकों के साथ बड़े मजबूती के साथ वो खड़ी रहती है और उस पार्टी में जो बहुसंख्यक है उसके राज में बहुत ज्यादा वहां खुला नहीं है या सांस लेने में उसको तकलीफ हो रही है। एक पार्टी जो 2 नंबर पे है वो कह रही है कि हम आएंगे तो अल्पसंख्यकों को सबक सिखाएंगे, फिर देखते हैं कि कैसे ये अपनी कारगुजारियां चालू रख पाते हैं। तो मुश्किल ये है कि जब आप किसी भी राज्य में सरकार बनाने जाते हैं तो आपको वहां पे सरकार देने की बात होती है, वहां न्याय व्यवस्था लगाने की बात होती है। पहले से ही ये विचार लेके कोई पार्टी आए कि नहीं हम बाकी लोगों को ठीक करेंगे, दुरुस्त करेंगे, जो पूर्ववर्ती सरकारों ने जिन जिन लोगों को बढ़ाया है उनको हम दुरुस्त करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि बंगाल की जनता सख्ते में रहेगी। वो सारे लोग जिन लोगों को लगता है कि पहले से जिस राज्य में जिस सरकार को हम वोट दे रहे हैं उनको ऐसा लगता है कि यदि इस बार यदि ये बाजी पलटती है तो हमारे लिए मुश्किल की घड़ी है। बिल्कुल, बाजी कैसे पलटेगी और क्या बीजेपी और टीएमसी के जो दावे अपनी अपनी तरीके से किए जा रहे हैं जनता किस तरीके से उस पर डील करेगी। अब जो गेंद है पूरी तरीके से जनता के पाले में जा चुकी है और इंतजार इस बात करेगा कि पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है वहां की जनता तो बेहद करीब से देख रही है, लेकिन पूरे देश की निगाहें भी इस चुनाव पर टिकी हुई हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त मेरे पास इतना ही था। तो बेधड़क में हमने बात की पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा को लेकर और सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यही है कि चुनाव जब इस तरह की हिंसा होती है तो मतदाताओं के बीच भी डर बढ़ता है। हालांकि पहले दौर में जो बम्पर वोटिंग हुई उसके बाद दूसरे चरण में भी उम्मीद की जा रही थी कि इसी तरीके से बम्पर वोटिंग होगी और उत्साह मतदाताओं का बढ़ेगा, लेकिन ये जो हिंसा की घटनाएं सामने आ रही है इस पर जरूर ठोस एक्शन और जांच होनी चाहिए ताकि मतदाताओं के बीच जो डर और टेंशन है वो खत्म हो सके। नमस्कार।